हेलो दोस्तों, देखो मैं सारी चीज़ें जो मतलब आप केमिस्ट्री के बेस पे जो इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस पे जितनी आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो तो सारा आपका हो गया, मतलब सारा क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल क्या कहते हैं चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं कि भाई कौन सा रोटेशन आ रहा है, किस एंगल का रोटेशन आ रहा है, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो एक तरीके से ये क्या है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो अब ध्यान से देखना कि क्या होता है। आज टॉपिक कौन सा है, एंगल ऑफ रोटेशन, कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। क्या लिखने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये सारी चीजें आज आपको पढ़नी है। एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। पहले तो समझो ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं। जैसे मतलब जैसे मान लो कोई ऑप्टिकल एक्टिव चीज़ है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव है तो भाई वो किसी क्या कहते हैं लाइट को वो रोटेट करता है। जैसे मान लो अभी आगे आएगा बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो वही सेम कंपाउंड अगर आप वही एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप एस कॉन्फिगरेशन के लेंगे, उसका एस कुछ चेंज कर देंगे, उसका कॉन्फिगरेशन मान लो आर से था, एक गलती करके एस कर देंगे, तो मान लो अगर आर वाला प्लस 30 डिग्री रोटेट कर रहा था किसी लाइट को, तो दूसरा वाला एस वाला क्या करेगा, उसको -30 रोटेट करेगा। तो यही मतलब है कि कितना कौन सा कैसे रोटेट करेगा, क्या नहीं रोटेट करेगा, क्या चूज करते हैं, किस तरीके की इंस्ट्रूमेंटेशन होती है सारी। तो ये आज हम पढ़ेंगे। पहले देखो कोई भी क्या कहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को मेजर करते हो कि भाई ये 90 डिग्री प्लस घुमा रहा है, ये किसी सॉल्यूशन को 90 डिग्री माइनस घुमा रहा है, किसी भी एंगल पे घुमा रहा है, तो पहले आप क्या करते हैं, कोई सोर्स लेते हो। सोर्स देखो, सोर्स आपने लिया, तो सोर्स ऐसे ऐसे होता है। सोर्स मतलब कोई आपका ऐसे जनरली क्या लेते हैं कि सोडियम एज ए सोर्स लेते हैं, ठीक है। सोडियम, जो आप सोडियम लैंप वगैरह सुने होंगे ना, सोडियम लैंप वगैरह, तो उसमें क्या होता है के लाइन होती है, डी लाइन होती है, तो वो लाइन हमें यूज करनी होती है, ठीक है। वही हमारे क्या होते हैं एज ए सोर्स यूज होते हैं। जैसे सोडियम का आपने सुना होगा सोडियम लैंप होता है, ठीक है, हल्की सी पीली लाइट जाती है, तो वो सोडियम लैंप आपका एज ए क्या कहते हैं यूज किया जाता है ये। और सोर्स जो होगा आपका मोनोक्रोमेटर होगा। क्या होगा, मोनोक्रोमेटर। अब मोनोक्रोमेटर मतलब क्या है, एक फिक्स वेवलेंथ देगा, क्योंकि इसीलिए सोडियम लैंप कभी कभी पूछते हैं कि सोडियम लैंप वगैरह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये फिक्स वेवलेंथ देता है। जैसे मान लो अगर 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकाल रहा है तो उतनी ही इंटेंसिटी का ही वो वेवलेंथ देगा 500 नैनोमीटर का। अगर आप कोई जैसे सोडियम लैंप के अलावा ऐसा कोई सोर्स चूज करो जिसकी फिक्स वेवलेंथ हो, तो फिक्स वेवलेंथ वाली जो लाइट एमिट करती हैं, जैसे आपकी व्हाइट लाइट होती है, ये कई सारे क्या कहते हैं विबज्योर प्रोड्यूस करती है, तो व्हाइट लाइट को कभी आप नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें कई सारे कलर होती है, तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, तो इसलिए क्या होता है व्हाइट लाइट कई सारे कलर का मिक्सचर होती है ना, विबज्योर का मिक्सचर होती है, तो आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये वेवलेंथ जो आपके सोर्स यूज किया था वो मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर में क्या होता है, सोडियम वगैरह जनरली यूज करते हैं। फिर देखो जैसे ये लाइट जाएगी तो लाइट क्या होगी, सभी डायरेक्शन में जाएगी, तो लाइट सभी डायरेक्शन में जाएगी, तो भाई इस डायरेक्शन में जा रही है, 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 इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर इसको क्या करते हैं, इसको जब पास कराते हैं एक निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म होता है। क्या होता है आपका, निकोल प्रिज्म होता है। ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, निकोल प्रिज्म होता है, जैसे ये डिफरेंट डायरेक्शन में से ये जा रही है, मतलब यहाँ भी पहुंची होगी इधर, तो ये क्या करता है, इसको किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं सिंगल वेवलेंथ में मतलब सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, ये एक्चुअली क्या ये होता है कि ये आपके क्या कहते हैं एक किसी लाइन में क्या कहते हैं आपको, जैसे बहुत सारी यहाँ से निकल रही है, बहुत सारी रेज बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ से ये पास करोगे तो किसी एक लाइन में इसको डायरेक्ट कर देगा, किसी एक लाइन में डायरेक्ट कर देगा। मतलब एक डायरेक्शन, मान लो अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में ही, इसी डायरेक्शन में ही कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ देखो मल्टी डायरेक्शन जा रहा था, मल्टी डायरेक्शन, अब ये क्या करता है किसी एक डायरेक्शन में भाई इधर लाइन कर देता है। तो अब देखो इसमें मल्टी डायरेक्शन हो गया। फिर इसमें आप लगाते हो इधर प्लेन पोलराइज्ड लाइट करने के लिए लगाते हो प्लेन ऑफ लाइट। देखो जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट करने के लिए क्या होता है, एक आप ऐसे यूज करते हो
ये यूज करते हो, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एज एक ऐसा सर्कल टाइप का होता है और उसमें क्या होता है, केवल एक पतला सा होल रहता है। तो पतला सा होल रहता है, देखो डिफरेंट लाइट आएंगी, ऐसे टकराएंगी, इधर जाएंगी, इधर टकराएंगी, इधर अब टकराएंगी तो यहीं रुक जाएंगी, लेकिन पास किसको करेगा, केवल एक लाइट को, जो इसी डायरेक्शन में होगी, किसी एक लाइट को ही पास कर देगा, किसी एक लाइट को, सिंगल वेवलेंथ को भी पास किया। मतलब देखो यहाँ तक वेवलेंथ मान लो 500 नैनोमीटर थी, तो वो डिफरेंट सभी डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ से आप उनको एक लाइन में किया, एक लाइन में करने के बाद फिर उनको एक प्लेन में किया था, भाई इस तरीके से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा रहे हैं। तो अब उनको जब आप हल्का ऐसे इसको रोटेट करते हो, ऐसे हल्का सा यहाँ लगा होता है, ऐसे हल्का सा रोटेट वगैरह करते हो, तो आप देखते हो भाई रोटेट करने पे यहाँ से केवल एक लाइन ही पास हो, और सारी जो जा रही थी इधर उधर ये जा रही थी, वो सारी बंद होना स्टार्ट हो जाए। तो देखो इस तरीके से आपकी जाती है, तो इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। अभी यहाँ से लाइट आपने लाइट को क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट किया, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट किया, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब इनको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्लेन पोलराइजर लगा देते हैं, और जब प्लेन पोलराइजर लगा देंगे तो यहाँ से लाइट जो निकलेगी वो एक प्लेन में निकल रही है, तो इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइजर। ये क्या हो गया, निकोल प्रिज्म यूज किया जाता है, ठीक है, निकोल प्रिज्म यूज किया जाता है। ये क्या है, आपका सोर्स ही है, वही है, सोर्स ही है, जस्ट दिखा दिया, सोर्स आ गया, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया, और आपका ये प्रिज्म हो गया, और ये क्या हो गया, प्लेन पोलराइजर, प्लेन पोलराइजर हो गया। तो मतलब लाइट को क्या कर दिया, एक प्लेन में कर दिया। फिर आगे क्या देखते हो, जैसे यहाँ से आया, अब फिर आप अपना सैंपल यहाँ रखते हो। देखो अब हमें क्या होती है, सैंपल में जो आपको लाइट भेजनी होती है ना, एक्चुअली वो किसी एक प्लेन से जाती रहे। तो मतलब मान लो अगर सैंपल का रोटेशन ऐसा है और प्लेन ऐसे जा रहा है, तो भाई प्लेन ऐसे है और ये प्लेन को ऐसे रोटेट कर देगा, मान लो अपने डायरेक्शन में रोटेट किया, ये प्लेन को रोटेट करना, तो ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, डिफरेंट मान लो इधर से एक जा रहा है, एक प्लेन की लाइट जा रही है, मान लो इधर से एक प्लेन की लाइट जा रही है, तो फिर इसमें क्या होगा भाई, इधर वाला मान लो 40 डिग्री ऐसे मतलब 45 डिग्री रोटेट हुआ, और मान लो जो इधर वाला जा रहा था, इधर वाला भी 45 डिग्री रोटेट हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये वाला रोटेट कर रहा है या ये ऊपर वाला रोटेट कर रहा है, ये नहीं पता चलेगा ना नीचे वाला रोटेट किया या ऊपर वाला, क्योंकि आपको तो ऑब्जर्व केवल एक डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब एक ही प्लेन में सारी लाइटें रहेंगी, तो अगर एक प्लेन में रहेगा, मान लो ये 45 डिग्री रोटेट किया सैंपल, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ ये सैंपल 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ जब आप रखते हो सैंपल रखते हो, और ध्यान देना इसमें जो हम यूज करते हैं ना सैंपल, ज्यादातर लिक्विड सैंपल यूज करते हैं। कौन सा, लिक्विड सैंपल यूज करते हैं, लिक्विड सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। और लिक्विड सैंपल मतलब ज्यादातर इसमें जो यूज किया जाता है वो आपका क्या कहते हैं, लिक्विड सैंपल यूज किया जाता है। तो फिर जैसे यहाँ से आप पास करोगे, इसको पास करोगे, तो ये अब क्या करेगा, दो तरीके से लाइट को अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर ये मान लो यहाँ कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, इसमें कंसंट्रेशन होगा, और मान लो इसकी लेंथ L है, अभी बताऊंगा, लेंथ L है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक तरफ क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, और एक रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसको बोलते हैं प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव बोलते हैं। जस्ट ये साइन रिप्रेजेंटेशन है। अब बताया था ना कि डी और एल क्या है आपके, ये जो आपके ये सारे जो आर एल निकाल रहे थे, ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यू थे। तो डी एल क्या थे, आप पे एकदम रिलेटिव वैल्यू थे, मतलब एक तरीके से फिक्स वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हैं उनको। तो इसको बोलते हैं, प्लस वाले को बोलते हैं डी भी बोलते हैं, और निगेटिव वाले को एल बोलते हैं। तो डी निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एल। तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो, इसीलिए इसको डी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। इसको बोलते हैं लीबो रोटेशन, लीबो रोटेशन। तो ये आपका डेक्स्ट्रो और लीबो रोटेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको डी और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, ये आपका
क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये एक तरीके से रिस्पेक्टिव हो रहा है। अगर मान लो अगर ये रिस्पेक्टिव तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से देखा जा रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन था, कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन कभी मान लो पूछ ले भाई क्या यूज करते हैं, सोडियम यूज करते हैं या निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। ये बीच में प्लेन पोलराइजर था, ठीक है, और ये क्या है, सैंपल ट्यूब है, जो सैंपल ट्यूब आप यूज कर रहे हो। अब फिर देखना, ध्यान से सुनना कि क्या होता है कैसे। एक होता है थीटा, एक होता है थीटा। ध्यान देना, थीटा क्या होता है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है। क्या होता है, थर्ड रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन, जो मतलब आप ऑब्जर्व करते हो रोटेशन, जो रोटेशन आप ऑब्जर्व करते हो उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व रोटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन कैसे होता है कि थीटा एक्चुअली डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स वगैरह अगर ज़्यादा हो रहे हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होगी, लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो वो थीटा भी क्या कहते हैं, ऑब्जर्व रोटेशन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, मॉलिक्यूल लेंथ ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे आपस में, और तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रोटेट कर देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ज़्यादा रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए होता है कि भाई जैसे इसीलिए क्या होता है, थीटा जो हमारा होता है, ध्यान देना, जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो लेंथ के होता है। क्यों, और ये लेंथ कौन सी है, सैंपल सी इक्वल टू व्हाट, सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, और एल होता है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, जो आप सैंपल ट्यूब यहाँ लिए हो उसकी लेंथ कितनी है, एल, वो एल। और ध्यान देना, ये सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये जो क्या कहते हैं आपका कंसंट्रेशन होता है वो आपका होता है किस में, ध्यान देना, ये होता है ग्राम पर ml में। ये भाई ये मत बोलना कि कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में नहीं होती, ठीक है। हमने यहाँ जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन लेते हैं वो वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं, वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन हमें लेना होता है यहाँ की, वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं। और जो लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब लेते हैं, वो लेते हैं डेसीमीटर में। किस में लेते हैं, डेसीमीटर में। ये चीज़ें ध्यान दिए रहना, तभी आप निकाल पाओगे, क्योंकि ये जो फार्मूला वैलिड है। अगर आप कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में लोगे और लेंथ आपका डेसीमीटर में लोगे, तभी ये सारा हम जो पढ़ने जा रहे हैं आगे वही सारे फार्मूले वैलिड हैं इन पे। तो ये इनकी दोनों की यूनिट पता चलेगी किस तरीके से यूनिट रखनी होती है कंसंट्रेशन की, ग्राम पर ml रखना होता है और आपको लेंथ को रखना होता है ट्यूब में। तो देखना, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कौन, देखो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल, सी इंटू एल। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हो, तो ये इक्वल टू होता है, ऐसे ब्रैकेट में लिख के थीटा ये थीटा लिखा जाता है, और सी इंटू एल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया थीटा, ये ब्रैकेट वाला थीटा अपॉन सी बाई एल। तो ध्यान देना, ये बोलोगे सर ये थीटा क्या है, ये है स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या था, ऑब्जर्व रोटेशन था, ये क्या था, ऑब्जर्व रोटेशन आप कर रहे हो। जब आप थीटा को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देखो थीटा क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। यही आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ये क्या होता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। तो अगर इसकी डिफिनीशन आपसे बोले कि डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन अगर मान लो कंसंट्रेशन, डिफिनीशन क्या होगा, कंसंट्रेशन आप 1 ग्राम पर ml रख दो और लेंथ आप 1 डेसीमीटर रख दो, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यही डिफिनीशन होता है कि इफ मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं 1 ग्राम पर ml ले लो और लेंथ को आप 1 मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर ले लो, तो जो आपका ऑब्जर्व रोटेशन होता है वही आपका स्पेसिफिक रोटेशन बन जाता है। ये फार्मूला से निकल के आया, मतलब जो आपका ऑब्जर्व रोटेशन होता है वही आपका स्पेसिफिक रोटेशन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हटाते हैं तो ध्यान देना, यहाँ से ये जो ब्रैकेट में थीटा आता है इसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। अभी बताएंगे भाई आगे कैसे कैसे चलना है, तो ध्यान दे रहा ना, ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक है। और जो थीटा की यूनिट होती है, थीटा की यूनिट आपको पता है कि भाई थीटा तो एंगल है, तो थीटा की यूनिट डिग्री होती है।
थीटा की यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है। ये बात एकदम ध्यान में रख लेना कि भाई थीटा की यूनिट क्या होती है, डिग्री। तो आपका स्पेसिफिक रोटेशन की डिग्री क्या आ गई, स्पेसिफिक रोटेशन की स्पेसिफिक रोटेशन का यूनिट क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट होगी थीटा की यूनिट आई डिग्री, और इसकी यूनिट क्या हुई, ग्राम पर ml, और इसकी यूनिट क्या हुई, इनटू इसकी यूनिट एल की डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। तो अब अगर इसका यूनिट लिखने जाए ऐसे डिग्री और ये ml ऊपर जाएगा, ml ऊपर जाएगा, तो ये डिग्री इंटू ml इंटू ग्राम इनवर्स इंटू डेसीमीटर इनवर्स। तो ये किसका है, स्पेसिफिक रोटेशन का। अगर कहीं ये दिया हुआ है ऐसे, आपको मान लो कहीं दो एंगल दिया हो किसी क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई किसको माने स्पेसिफिक रोटेशन, किसको माने ऑब्जर्व रोटेशन। ध्यान देना यूनिट, अगर कहीं यूनिट ऐसे डिग्री को ऐसे लिखते हैं ना, डिग्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, छोटा सा ऐसे, मान लो कोई 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री लिखने के लिए क्या लिखते हो, 30 और प्लस डिग्री, और उसके पीछे यूनिट ऐसे डिग्री लिखी हो, और किसी के पीछे लिखा हो 30 और ऐसे लिखा हो डिग्री और लिखा हो ml और लिखा हो ग्राम इनवर्स और लिखा हो डेसीमीटर इनवर्स। तो आप समझ आना भैया, ये अगर कहीं ऐसे दो एंगल आपको मिल जाए, मान लो 30 डिग्री मिल जाए, कहीं 30 डिग्री ml ग्राम इनवर्स और डेसीमीटर इनवर्स मिल जाए, तो समझ लेना कि ये क्या है, ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये आपका ऑब्जर्व रोटेशन है। तो देखो इसीलिए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, देखो क्योंकि क्या है, सैंपल आपका यहाँ होगा, सैंपल आपका ट्यूब में होगा, ये जो सैंपल ट्यूब होगा। आप जो अगर मान लो कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भाई ऑब्जर्व रोटेशन में जो डिफरेंस आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे भाई ऑब्जर्व रोटेशन में डिफरेंस आएगा। लेंथ आप बढ़ाओगे तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी अलग अलग रोटेशन हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन हमेशा, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो होता है, थीटा अपन c/l का रेशियो को बोलते हैं आपको स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ये स्पेसिफिक रोटेशन, क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि भाई किसका कैसे चेंज होगा। अभी देखते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये एक तरीके से देखा जाए ये केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा आता है, वो आपको ऑब्जर्व रोटेशन आ गया। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा आ गया, ये कि कौन सा आप सोडियम लैंप वगैरह यूज कर रहे हो, कौन सा लैंप यूज कर रहे हो, तो ये इस पे डिपेंड करता है ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि भाई इसको बताओ केमिकल प्रॉपर्टी से ये किसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है केमिकल प्रॉपर्टी को तो ये शो करेगा ये ऑब्जर्व रोटेशन, क्योंकि आप केमिकल चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये है फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जो आप सोर्स यूज करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा फॉर्मुलेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ चीजें मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ। अगर कभी मान लो इन सब कन्वर्जन में ना आया, कोई कंसंट्रेशन आप किसी और कन्वर्जन में आपको दे दिया, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे उनको, क्योंकि पेपर में तो भाई मान लो अगर कंसंट्रेशन किसी और टर्म में दिया हो और आपको रखना हो ग्राम पर ml में ही, तो ध्यान देना क्या होता है 1 मीटर, ध्यान देना 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 डेसीमीटर। ये 1 मीटर इज इक्वल टू होता है, यहाँ से देखो जैसे ये डेसीमीटर, सबसे पहले समझना कि डेसीमीटर क्या होता है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 मीटर। या ऐसे लिख लो कि भाई ऐसे लिख लो कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 डेसीमीटर। ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता नहीं होता है। तो अगर ऐसे लिख सकता हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो गया, नहीं हो गया। तो अगर 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, 10 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कभी कभी कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ये होता है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है,
100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू डेका, डेका मतलब 10 और सेंटी मतलब 100 होता नहीं होता है, तो सेंटीमीटर ले रहे हो तो 100 लिख रहे हो, और डेका मतलब होता है 10, तो इसके लिए डेका मीटर लिखते हो ये। तो आप कैसे भी आप इसको लिखना चाहो, आपकी मर्जी है कैसे रखना चाहते हो। बहुत लोग ऐसे याद रखे रहते हैं, डेका मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। अब बहुत लोग ऐसे रखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेका मीटर, तो आपकी मर्जी है। ऐसे सेंटी मतलब आपको पता है सेंटी मतलब 100, तो भाई 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेका मीटर, क्योंकि डेका 10 से रिलेटेड होता है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई करके डेका मीटर लिख दिया, ठीक है। तो 1 डेका मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो 1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 डेकामीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 डेकामीटर आ गया। तो कहीं अगर एग्जाम में 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ दी हुई है तो देखते ही कूद मत पड़ना कि लेंथ दे दी गई है भैया सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ध्यान देना को यूनिट किस में रख रहे हो, वो डेकामीटर में रखा जाएगा, क्योंकि जो मतलब जो फॉर्मुलेशन किया गया है ना फार्मूले का, वो साइंटिस्ट लोगों ने यही यूनिट मान के चली है, तभी आपका एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो आप यहाँ मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट के आसपास आ रहा था। तो आई थिंक इतनी बातें आपको अभी समझ में आएगी कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये अभी लेंथ का कन्वर्जन था, अभी मैंने कंसंट्रेशन कन्वर्जन नहीं बताया, ये कभी किसका बताया, लेंथ जो आपका डेकामीटर में रखना है वो कैसे रखना है। अगर कहीं आ गया, अगर आपको कहीं आ गया मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो भाई इसका मतलब है कि वो 1 डेकामीटर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं 1 सेंटीमीटर दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया, 0.1 डेकामीटर रखना है। तो ये बातें चली समझ में आ गई। तो अब ये मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं कंसंट्रेशन वाले कन्वर्जन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी कन्वर्जन में होती है, क्योंकि लेंथ देखते ही हम कूद पड़ते हैं, भाई चलो मिल गया, लेंथ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है, कंसंट्रेशन को आपको लेना है ग्राम पर ml में लेना है। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन किसी का अगर कहीं कोई मान लो ए मॉलिक्यूल है, मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है, बोल दे उसकी कंसंट्रेशन है m मोलर, कैपिटल M मोलर आ गया, कैपिटल M मोलर आ गया। तो कैपिटल M मोलर क्या होता है, तो मोलर बराबर क्या होता है, मोलरिटी होती है, नहीं मोलरिटी। तो मान लो मोलरिटी कितनी दे दी, M दे दी। तो आपको पता है कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना किसमें, इन लीटर होता है ये, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट को मान लो, वेट किस में होता है, ग्राम में। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास मान लेता हूँ मैं, ऐसे मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास को मैं ये मान लेता हूँ, ये मॉलिक्यूलर मास को मैं x मान लेता हूँ। चलो मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास x होगा। तो आप बताओ कि मोलरिटी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर हो जाएगा x ग्राम होगा, नहीं ग्राम होगा, क्योंकि ये क्या है, वेट ग्राम में होता है, x ग्राम बोल रहा हूँ। ये मान लो W ग्राम मान लेता हूँ, W ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, x, मॉलिक्यूलर मास x, और वॉल्यूम है आपको रखना है लीटर में। तो वॉल्यूम क्या, मान लो m है, इसका मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम किस में ले रहा है, लीटर में। तो अब अगर कहीं m है ना, m माना कर कहीं 5 जैसे मोल बोल दिया कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप 5 रखो और वॉल्यूम 1 लीटर रखो, तभी देखो तो 5 मोलर आएगा, नहीं आएगा, जो 5 मोलर आना था। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स 5 रखोगे तभी तो, और वॉल्यूम 1 लीटर रखोगे तभी तो 5 मोलर आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम कितना है, तो ये 1000 ml है। कितना है, 1000 ml। अगर 5 मोलर कहीं दे के दिया है तो इसका मतलब यही है कि 5 मोलर अगर आपको कंसंट्रेशन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मोल्स को आप 5 लोगे, 5 मोल लोगे, और वॉल्यूम आपको 1 लीटर रखोगे तभी 5 मोलर आएगा, ठीक है। तो 1000 ml हो गया। तो अब देखो यहाँ से कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, अब देखना ये ml में है, ये वॉल्यूम है, तो आप देखो ये W ग्राम अपॉन ये ml,
और ये देखो आया कितना, x/1000 आया कि नहीं आया, x/1000 आया कि नहीं आया। तो ये W/ग्राम, ग्राम और ग्राम पर ml आपको लेना था ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ग्राम पर ml कितना हो गया, m × x × 1000। x क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। s पहले बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास है जिस भी कंसंट्रेशन का आप चेक करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पर ml में, तो ये कंसंट्रेशन किस में आई, ग्राम पर ml में आई। तो अगर कहीं मोलर दे दिया भाई, मोलरिटी दे दिया और आपसे पूछे चलो क्या रखना है कंसंट्रेशन, तो पहले तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कराना और फिर उसके क्या कहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कराना, तब वही जाके आपका ग्राम पर ml में आएगा। तो ये बात ध्यान में रखे रहना। अदरवाइज क्या होता है कि दे दिया गया कुछ भी कंसंट्रेशन, आप जल्दीबाजी में कंसंट्रेशन वही जो दिया होता रख देते हो, लेकिन रखना किस में था, ग्राम पर ml में, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ भी कोई भी आपको कंसंट्रेशन दे सकता है, लेकिन ध्यान देना कि ये तो बहुत हार्ड पूछेगा तब इतना पूछेगा, बहुत अगर क्या कहते हैं 2 नंबर में पूछेगा क्या कहते हैं तब जाके जैम में या नेट में 4 नंबर के पूछेगा तब जाके ये इसमें देगा। अदरवाइज ये पहले ही वो ग्राम पर ml में देके देते हैं आज तक, अभी तक जितने क्वेश्चन आए। लेकिन भाई एग्जामिनर का मूड आप थोड़ी जानते हो कैसा चेंज हो रहा है, आप अगर कभी दे दे तो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मतलब मैंने कन्वर्जन भी आपको पढ़ा दिया। तो अब देखो कन्वर्जन भी पढ़ा दिया, कैसे कन्वर्ट करना है आपको। कहीं आपको मान लो, और ये कंसंट्रेशन आप सोल्यूट रहेगा, ठीक है। ध्यान देना कैसे चलना है आपको। ये हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है कि थीटा आ गया, स्पेसिफिक रोटेशन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन L × C। देखो अब ये कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में रख रहे हो, ठीक है, ग्राम पर ml में रख रहे हो। तो आपको पता है कि वो क्या होता है, मास बराबर क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता नहीं होता है, इंटू डेंसिटी होता नहीं होता है। तो अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और मास, अगर आपका मास ग्राम में है और वॉल्यूम ml में है, तो बताओ डेंसिटी की भी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml हुई कि नहीं ml हुई। तो कभी भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट, ध्यान देना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो डेंसिटी किसी सोल्यूट का दे दे, मतलब किसी कंसंट जो आपका सैंपल कंसंट्रेशन है उसकी डेंसिटी भी दे दे, तो ध्यान देना डेंसिटी, यही फार्मूला सेम लगता है कि लिक्विड इनटू डेंसिटी। तो ये क्या है कि दोनों की यूनिट सेम है ना। तो भाई अगर ग्राम पर ml में दिया हुआ है तो यही कर देना। अगर मान लो कहीं ऐसे दे दे, डेंसिटी दे दे x ग्राम पर लीटर दे दे, तो लीटर को इसमें चेंज कर दोगे ml में, x/1000 ये ml हो गया और ये ग्राम हो गया। तो डेंसिटी कितनी आ गई, अब अगर लीटर में है तो यहाँ डेंसिटी आ गई आपकी x/1000 और ये ग्राम पर ml में आ गया, ग्राम पर ml में आ गया। तो ध्यान देना कि इसमें दिया हुआ है यूनिट में। तो मान लो अगर कहीं ग्राम पर ml में दिया हुआ है, ग्राम पर ml में दिया हुआ है, मान लो x ग्राम पर ml में दिया है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी आपकी x ही हो गई, पर ml में है। नहीं तो अगर आपको x ग्राम पर लीटर में दिया हुआ तो डेंसिटी आपकी कितनी हुई, x/1000 हुई। तो ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी जनरली ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या क्या कैसे गलत हो रहा है, कैसे सही हो रहा है। कभी आप देखते हो ना क्वेश्चन कर रहे हो, कभी आंसर कुछ मैच कर रहा है, कभी मैच नहीं कर रहा है। तो भाई वो यूनिट का खेल सबसे ज़्यादा होता है इसमें, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब देखना कि ये एक जनरल फार्मूला हो गया सारा, इसको क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सब तो सारा ऐसे देखने में तो अभी बहुत सिंपल सा लग रहा है। जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ऑब्जर्व रोटेशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्व रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, किसमें डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट, जो आप सब्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो, मतलब जो भी आप कंसंट्रेशन जिसका आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो, नेचर ऑफ
सबस्ट्रैक्ट। दूसरा क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है वो थीटा केस पे डिपेंड हो रहा था, सी और एल पे डिपेंड हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो नेचर ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, जो आप मतलब वो ट्यूब यूज करते हैं तो वो पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर होता है। और उसके अंदर जिसमें सैंपल रखते हो तो पोलरीमीटर की ट्यूब की जो लेंथ होती है, क्योंकि ऐसे बताया नहीं तो पूरा वो तो जैसे मैंने जस्ट ओपन करके आप एक स्केच व्यू दिया था, लेकिन क्या होती है एक मतलब ऐसे मशीन होती है, उसके अंदर आप सैंपल अपने ट्यूब का पोलरीमीटर होता है, उसके आप ट्यूब को बाहर निकालते हो तो उस ट्यूबेट को, और उस ट्यूबेट में क्या भरते हो आप, अपनी जो भी सोल्यूशन जिसका आप मेजर करते हो वो सोल्यूशन आप फिल करते हो, ठीक है। तो वो सोल्यूशन आप फिल करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से क्या, ये पोलरीमीटर रहती है अब बड़ा सा, यहाँ क्या होता है, यहाँ सोडियम आप लगाए होते हो, सोर्स लगाए होते हो, यहाँ आप क्या कहते हैं निकोल प्रिज्म लगाए होते हो, यहाँ आप क्या कहते हैं प्लेन पोलराइजर लगाए रहते हो, और यहाँ आपका सैंपल रखा होता है, यहाँ आपका सैंपल रखा होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ से जो लाइट जाती है, इसको डिटेक्टर यहाँ लगा होता है, यहाँ डिटेक्टर लगाता है, वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। और आपको एक क्या कहते हैं, वो जो भी डिटेक्टर है उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो आपको एक मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। तो आपको क्या पता चल जाता है, यहाँ इसीलिए डिटेक्टर लिखते हैं ना, डिटेक्टर उस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो किस तरीके से, तो वो एक इक्वेशन होती होगी, कोई बड़ी सी इक्वेशन होती है, उसमें आपको क्वेश्चन में नहीं आना है कि क्या इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा इक्वेशन होता है। तो वो उसी को वो क्या करता है, अपने उसके सिग्नल को, जो यहाँ सिग्नल जाता है उसके सिग्नल को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आपके मैथमेटिकली सारे फॉर्मुलेशन में डाल के आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू देता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई हाँ हमारा इतना है, हमारा +30 है, -30 है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटेशन होती हैं। तो देखो यही जो लेंथ होती है ना पोलरीमीटर की लेंथ, कभी कभी इसे एग्जाम में यहाँ दे दे L1 हो गया, ये कभी कभी ये लेंथ तो लोग पोलरीमीटर की लेंथ लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरी लेंथ पोलरीमीटर का, अरे जिसमें आप रख रहे हो कंसंट्रेशन उसका मतलब होता है, क्योंकि मेन तो अपना सारा काम इसी के अंदर कर रहे हो ना, सारा काम तो अपना इसी के अंदर कर रहे हो भाई। मान लो मैं 10 किलोमीटर बड़ा बना दिया पोलरीमीटर, और सैंपल मैं यहीं रख रहा हूँ और 1 सेंटीमीटर का, और ये मान लो आपका 50 सेंटीमीटर का पूरा पोलरीमीटर है और सैंपल इसमें भी अभी भी 1 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, तो दोनों का सेम है मतलब। तो इसीलिए क्या होता है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर होता है। तो इसलिए लेंथ ऑफ पोलरीमीटर सुनने का मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई क्या कहते हैं, पूरा पोलरीमीटर नहीं, पूरा पोलरीमीटर का नहीं, जिसमें आप सैंपल रख रहे हो, तो ऐसा लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सैंपल, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, साइड में लिख दो सैंपल, जिसमें आप सैंपल रखते हो, ठीक है। और अब देखो फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, जो सैंपल आप ऑब्जर्व कर रहे हो सैंपल। फिर चौथा आता है कि जो आप वेवलेंथ यूज करते हो, कि मोनोक्रोमेटर लाइट में कौन सा वेवलेंथ यूज करते हो, तो वही स्पेसिफिक रोटेशन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, स्पेसिफिक रोटेशन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थीटा के तक नहीं थीटा था, जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के तक नहीं थीटा के था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ पॉइंट आया किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें डिपेंड हो गई। अब क्या था कि जैसे मैंने पहले बताया था, जो आपका थीटा है वो आपका ऑब्जर्व रोटेशन है। तो ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है कि अगर आप पोलरीमीटर की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोलिजन भी ज़्यादा हो रही है, ठीक, और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहे हो तभी भी कोलिजन ज़्यादा हो रही है। अरे जैसे मान लो आप क्या कहते हैं, एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए, तो आप एक मान लो 10 बाई 10 का रूम हो, तो उसमें आपको बोल दिया जाए उछल कूद मचाओगे, लेकिन आपको मान लो 50 बाई 50 के रूम में बोल दें, तो उसमें आप ज़्यादा उछल कूद मचा सकते हो नहीं मचा सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई वो मॉलिक्यूल भी होते हैं उस वाले जो ट्यूब में आप रखते हो, तो लेंथ बढ़ाए तभी भी आपका रोटेशन ज़्यादा हो रहा है, और कंसंट्रेशन बढ़ाए तभी भी मॉलिक्यूल में क्या कहते हैं कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक चीज़ आपने कभी सुना कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिजन करते हैं आपस में, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस में पढ़ते हैं कि भाई कोलिजन बढ़ाते हैं तो उसमें क्या, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और डिपेंड हुआ, जनरली ये वाला लोग हम मिस कर जाते हैं, कहीं आता है एग्जाम में तो ये टेम्परेचर मिस करते हैं। तो ये टेम्परेचर ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप पोलरीमीटर को यूज करने जाते हो ना, तो जैसे मान लो कि आपके दो दोस्त यूज करने गए, 3-4 दोस्त हो यूज करने गए, तो
आप क्या करते हो कि जैसे पहला वाला आपका दोस्त यूज किया, आधे घंटे उस पोलरियोमीटर को यूज किया, दूसरा वाला दोस्त भी आधे 1 घंटे यूज किया, तो जो वहाँ लैब स्टाफ होता है वो बोलता है कैसा एक काम करो तीसरे वाले को कि एक काम करो आप अभी 15-20 मिनट या आधे घंटे रुको। आप ये सोचते हो कि आपको डांट रहा है, डांट एक्चुअली नहीं रहा है। वो क्या करता है कि भाई पोलरियोमीटर आपने 1 घंटे यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो वो क्या हो जाता है जो सैंपल ट्यूब जिस ट्यूब में आप सैंपल रखते हो वो ट्यूब हीट हो जाती है, क्योंकि बार बार उसमें वेवलेंथ पड़ रही है ना, वेवलेंथ पड़ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से घिरा हुआ है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो क्या कर देता है हीट हो जाता है वो जनरली 1-1.5 घंटे बाद पोलरियोमीटर लगभग आपका 4-5 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसीलिए हमेशा कभी भी आप देखोगे, कभी IIT वगैरह देखोगे या लैब में देखोगे, जो पोलरियोमीटर रखते हैं वो हमेशा AC वाले रूम में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर एक बना रहे। इसीलिए क्या होता है कि इसलिए टेम्परेचर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है इसमें, कि नहीं तो क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में कभी कभी आप देखो, कभी कभी आप जैसे पोलरियोमीटर यूज करने जाओगे तो आपका दोस्त सेम सैंपल होगा, और मान लो आप 6-7 दोस्त गए, वही 4-5 दोस्त गए, अपन बल्क में गए, तो आप देखोगे सेम सैंपल आपका दोस्त यूज किया, मान लो 35 डिग्री आया, और सेम सैंपल आपने यूज किया और सेम आपने ही बनाया, लेकिन आपका मान लो आपका आ जाएगा 45, तो आप बोलोगे अरे मेरा तो गलत आ रहा है, मैं भी तो प्रोसीजर सेम किया था, सैंपल सेम किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सैंपल सही है, बट आपने क्या किया, लगातार वो पोलरियोमीटर 2-3 घंटे यूज हो रहा था, वो थोड़ा सा हीटअप हो गया है, तो उससे वैल्यू आपकी चेंज दे रहा है, वो एंगल ज़्यादा रोटेट कर दे रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि इसलिए टेम्परेचर को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर जो आप कराते हो लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये कराया जाता है। इसीलिए क्या होता है उसमें AC लगे होते हैं, इसीलिए AC वाले रूम में रखे होते हैं। तो हर क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको लोअर टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है आपकी लोअर टेम्परेचर, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उनको लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो ये अभी आपका एक बेसिक जो पार्ट था वो बेसिक पार्ट तो मैंने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन वाला, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे किया जाता है।